हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना यूके ट्रिपल एसएससी की असिस्टेंट अकाउंटेंट की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। आज मैं यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 2 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इसमें आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इन नेचर और उसके स्कोप के बारे में। देखिए, कल हमने बात की थी बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग क्या होती है, उसका मीनिंग हमने पढ़ा था, अलग अलग उसकी परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। इसके साथ साथ मैंने आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में अंतर भी बताया था। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के नेचर और उसके स्कोप के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से कि अकाउंटिंग हमारा क्या होता है। अकाउंटिंग क्या है यहाँ पर बेसिकली, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, ज्यादा डिटेल में जाने से पहले, अकाउंटिंग क्या है। जब भी आप कोई कार्य करते हैं, आपने किसी से कोई चीज खरीदी, किसी को कोई चीज बेची, उसमें कुछ पैसे का लेन देन होता है और उस लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसका हिसाब किताब रखने के लिए आप क्या करते हो, बेसिकली कुछ बुक्स में उसकी एंट्री करते हो। और साल के अंत में, जैसे ही किसी कंपनी में जब आप कार्यरत होते हो, काम करते हो, एज एन अकाउंटेंट आप काम कर रहे हो, तो उसमें साल के अंत में उसकी क्या बनती है, बैलेंस शीट बनती है। और बैलेंस शीट के फॉर्म में हम ये बता पाते हैं कि किसी भी कंपनी को मुनाफा हुआ या फिर उसको नुकसान हुआ। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके की हमारी सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किस चीज की, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब जितने भी ये शब्द, अगर मैं यहां से शुरुआत करूं आइडेंटिफाइंग से, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे हमारा इसका अकाउंटिंग का प्रोसेस का एक हिस्सा है, प्रोसेस के पार्ट है। सबसे पहले देखिए, हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। कल भी मैंने बताया था कि हम रोजमर्रा की कई सारी बहुत अलग अलग तरीके की गतिविधियां, एक्टिविटीज करते हैं। कुछ एक्टिविटीज में, कुछ गतिविधियों में पैसे का लेन देन होता है, कुछ गतिविधियों में पैसे का लेन देन नहीं होता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम पहचानते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें पैसे का सर्टेन इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें पैसे का कुछ लेन देन हुआ है। चाहे बुक कीपिंग हो, चाहे अकाउंटिंग हो, हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लेते हैं जिसमें कि कुछ पैसे का लेन देन हुआ हो। तो हम ऐसी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शंस कितने अमाउंट की हुई हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो ट्रांजैक्शंस कितने अमाउंट की हुई है हम मेजर कर रहे हैं। मेजर करने का मतलब कि हम अमाउंट पता लगा रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शंस कितने अमाउंट की हुई है, उनमें कितने का पैसा इन्वॉल्व है, कितना मनी इन्वॉल्व है। बात आ गई समझ में। उसके बाद जब ये दो चीजें हमने कर ली, आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद हमने मेजरिंग कर ली, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल बुक के बाद पहले आप उसके जर्नल एंट्री करोगे, देन उसके बाद उसके खाते बनाओगे, ठीक है। अब ये खाते रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे, जर्नल बुक में। जर्नल बुक में रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाई यानी कि उसको बांटेंगे, अलग अलग खातों में हम बांटेंगे, ठीक है ना। और आपने किसी से कोई चीज उधार पर खरीदी, तो वो आपका क्या हो गया, सप्लायर हो गया। और सप्लायर का एक अकाउंट बनाओगे, फला डेट में आपने कौन कौन से डेट में उससे कितना कितना माल खरीदा, कितने का खरीदा, वो सारी की सारी डिटेल्स होगी उसके एक अलग से स्पेसिफिक खाते में, सप्लायर के नाम के खाते में आप दिखा दोगे। इसे कहते हैं क्लासिफाई करना। देन उसके बाद समराइजिंग के बाद सारे खातों का एक एस्टिमेट आप बनाते हो, ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में ट्रायल बैलेंस वगैरह बनता है। देन उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस हमारा बनता है, तो ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी साथ साथ क्या बनती है, ये बेसिकली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह हमारा बनता है। तो हम समरी बनाते हैं। समरी किस फॉर्म में होती है, फाइनल अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट की फॉर्म में होती है। और उसी फाइनल अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट को हम करने के बाद, बेसिकली एनालाइज करने के बाद, हम क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या, ये पता लगाते हैं कि कोई भी कंपनी किस साल में, किसी भी कंपनी को कोई मुनाफा हुआ या फिर उसको नुकसान हुआ। और इस बात की जानकारी, इसे क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करना। और इस बात की जानकारी हम कम्युनिकेटिंग, इस बात की जानकारी हम देते हैं यूजर्स को, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारे यूजर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं और हमारे एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं।
तो इंटरनल यूजर्स जो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं तरीके से आंतरिक एक तरीके से हमारी कंपनी का हिस्सा है, और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, जो कि बाहरी तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी कंपनी का हिस्सा है, जैसे सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए, ऐसे लोग हो गए जो कि आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं उन यूजर्स को। अब हम इट गिव्स इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन देती है हमारे पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन रिसोर्सेज को किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, द रिजल्ट्स अचीव्ड बाय देयर यूज, और आपने इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बाद क्या रिजल्ट्स को अचीव किया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजों के बारे में हमें सारा का सारा कौन बताता है, ये बताता है हमारा अकाउंटिंग, ठीक है। नाउ सिंस अकाउंटिंग इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक तरीके का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एक संचार का माध्यम है, किसके बीच में, एक तरीके से हमारी कंपनी में जितने अलग अलग हमारे अलग अलग यूजर्स के बीच में, कंपनी के इंटरनल यूजर्स के बीच में और आउटसाइड एक्सटर्नल यूजर्स के बीच में। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस के नाम, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। अब देखिए, मैं हमेशा से सबसे पहले मीनिंग बताता हूं, मीनिंग के बाद उसकी परिभाषाएं बताता हूं, क्योंकि कभी भी एग्जाम में जो है वो यूके ट्रिपल एसएससी के ये कोई भी परिभाषा दे दी जाती है, आपको बोल दिया जाता है बताइए ये परिभाषा किसने दी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो परिभाषा है अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इज द आर्ट of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. अकाउंटिंग क्या है, एक प्रकार की हमारी कला है। कला किस चीज की, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मनी। सिग्निफिकेंट मैनर हम कब बोलेंगे, जब हम उसको मनी की फॉर्म में मेजर कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर, कम से कम, अगर पूरी तरीके से नहीं, उसमें सारा का सारा पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ इन्वॉल्वमेंट पैसे का है, कुछ नहीं है, तब भी कम से कम कुछ पार्ट में हम पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर, तो एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रकार की कला है, रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की, सिग्निफिकेंट मैनर में ऐसी ट्रांजेक्शन इवेंट्स को जो कि समहाउ समवेयर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, उनको रिकॉर्ड करने, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की एक कला है, और उससे जुड़े हुए रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने की एक कला है। ये बात किसने बोली, एक बात बोली हमारी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने, AICPA। अगली परिभाषा देखते हैं, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, analysis and interpretation of those transactions and events and communicating the results to persons who must make decisions of form judgment. अब यहां पर क्या बोला है, अकाउंटिंग क्या है, एक विज्ञान है। विज्ञान किस चीज का, रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, बिजनेस ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को, जो कि हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर के, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ हमारा पैसे का लेन देन होता है। और ये कला भी होती है मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, इन बेसिकली रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद इन बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, ये अकाउंटिंग एक कला भी है। उसके बेसिस पर क्या बनती है, हमारी समरीज बनती है, हम एनालाइज करते हैं, अपने स्किल्स को लगाते हैं और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को। इंटरप्रेट करने के बाद कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसको करेंगे, जो कि हमारे बिजनेस में हमारे यूजर्स होते हैं, यूजर्स इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर ये यूजर्स हमारे कोई भी निर्णय लेते हैं। जैसे सपोज आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो आपका आधार क्या होगा, किसी भी कंपनी के पिछले साल की बैलेंस शीट, कि उसको पिछले साल कितना मुनाफा हुआ। तो बेसिकली ये जजमेंट लेने में, डिसाइड करने में कि हमें पैसे को, अपने पैसे को उस कंपनी में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो एक तरीके से हमारी गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कराती है। ये बात बोली हमारी किसने, स्मिथ और एशबर्न ने। स्मिथ और एशबर्न, स्मिथ और एशबर्न ने अकाउंट को विज्ञान और कला, साइंस और आर्ट दोनों ही हमारा यहां पर बताया है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, प्रक्रिया है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट
informed judgment and decision by users of the information. एक तरीके की प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. ये इनेबल करती है अलग अलग यूजर्स को कंपनी के कि जिससे कि वो कुछ डिसीजंस ले पाए, जजमेंट ले पाए. अगर किसी कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है, तो वो क्या फैसला ले सकती है? कंपनी को बंद करने का. और अगर कोई बंदा, मैं हूं, सपोज मैं किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूं, तो मैं किस आधार पर लगाऊंगा कि पिछले साल इस कंपनी को कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस कंपनी की बैलेंस शीट के आधार पर. तो ये एक तरीके से हमें कुछ निर्णय लेने में सहायक होती है हमारी क्या? अकाउंटिंग. ठीक है ना? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. ये किसने दी है परिभाषा? ये दी है हमारी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने. ठीक है. अब बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में. देखिए, ये चार अलग अलग हमारे यहाँ पर टर्म्स हैं: रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी. एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको चारों कॉन्सेप्ट को समझना, इन चारों टर्म्स को समझना बहुत ही जरूरी है. देखिए, ये हमारी एक तरीके से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी होती है अकाउंटिंग की. देखिए, यहां पर अगर मैं सबसे पहले रिलायबिलिटी की बात करूं, तो यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन. जानकारी ऐसी होनी चाहिए जिसपे यूजर्स निर्भर रह सके. अब रिलायबिलिटी से क्या मतलब है? Reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what the information conveys about the transactions or events that have occurred, measured and displayed. Reliability of accounting information का मतलब है degree of correspondence. इसका मतलब degree of correspondence कि हमने क्या जानकारी किसी को दी, मैंने क्या जानकारी किसी को दी और उसने उस जानकारी को किस तरीके से समझा. जो दर्शाया गया, दिखाया गया, मेजर किया गया, तो रिलायबिलिटी उस चीज पे निर्भर करती है. अब सपोज मैं हूं, मुझे तो अकाउंट्स की जानकारी है, मैं जानता हूं इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, लेकिन जिसको मैं दिखा रहा हूं उसे कुछ पता ही नहीं है, उसने कैसे उस चीज को समझा. तो ये इस चीज पे निर्भर करता है, डिग्री ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसने इंफॉर्मेशन आपको दिखाई और जिसने इस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प किया. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायसनेस. इंफॉर्मेशन जो है वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कुछ आपने हेरफेर ना किया हो इंफॉर्मेशन में. नेक्स्ट, डिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिबल, वेरीफिएबल बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज, यूज द सेम मेथड ऑफ मेजरिंग एंड बी न्यूट्रल एंड फेथफुल. जो इंफॉर्मेशन आप दिखा रहे हैं वो क्रेडिबल, भरोसेमंद होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उसको वेरीफाई भी आप करवाते हैं सीए वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह से, जो कि सेम मेथड इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग के, और जो न्यूट्रल और फेथफुल होने चाहिए. अब बात करते हैं रिलेवेंस के बारे में. अगर हम बात करें रिलेवेंस की, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम. अगर किसी इंफॉर्मेशन को, मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन आज और आप दे रहे हो मुझे कल, तो उसकी कोई रिलेवेंस मेरे लिए नहीं है. रिलेवेंस कब कहलाएगी इंफॉर्मेशन की? जब मुझे चाहिए, आज चाहिए, तो अगर मेरे को आज मिल जाती है वो जानकारी, तो उसकी रिलेवेंस मेरे लिए है, अदरवाइज उसकी रिलेवेंस मेरे लिए नहीं है. तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, must help in prediction and feedback, and must influence the decision of users by helping them form prediction about the outcomes of past, present or future events, confirming or correcting their past evaluations. अब रिलेवेंस, जानकारी जब चाहिए उसे उसी समय जानकारी को प्रोवाइड कराना, जिसके आधार पर हम प्रेडिक्ट कर सके कि इस कंपनी का भविष्य क्या होने वाला है, और उस हिसाब से हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें. और इसके साथ साथ हम अपने, अगर हमने भविष्य में या पास्ट में, अगर मैं कहूँ पहले हमने कोई इवेल्युएशन किया था, उसकी कंपनी की स्थिति थोड़ी सुधर गई है, उसमें कुछ सुधार आया है, तो भूतकाल में, तो अब थोड़ा सुधार आया है, तो उस सुधार को देखते हुए हम अपनी इवेल्युएशंस को करेक्ट कर सकें. अंडरस्टैंडेबिलिटी means decision makers must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them. जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को मैंने दिया, उसको जब कोई बंदा उसी तरीके से समझता है, तो वहां पर अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. यही ये पॉइंट हमारा कहता है. कंपेरेबिलिटी, it is important that the users of the general purpose financial reports are able to compare various aspects of an entity over different time period and with other entities.
डेटा ऐसा होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप अलग अलग सालों की, अलग अलग टाइम पीरियड की, अलग अलग यूनिट्स की, जिसको कि आप आपस में कंपेयर कर सको। टू बी कंपेरेबल, कंपेयर करने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट बिलोंग टू ए कॉमन पीरियड, एक ही पीरियड की होनी चाहिए, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए और रिपोर्टिंग भी हमारी सेम होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। सबसे पहला, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है। नंबर 1, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना। नंबर 2, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। लिक्विडिटी कैसी है, उसके पास कितने ऐसे एसेट्स हैं जिनको वो बेचकर आसानी से कैश जो है वो मार्केट से उठा सकता है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, डिसीजन लेना, किसी कंपनी को बढ़ाना है, उसको बंद करना है, ठीक है ना, नई यूनिट्स ओपन करनी है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड कराना। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस वगैरह सारी चीजें जो है वो अकाउंटिंग का ही हमारा हिस्सा होता है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले तो मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। लीगल रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस करना, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, हमारे रूल्स जो है, कॉन्सेप्ट जो है, कन्वेंशन जो है, उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। मैनेजमेंट को असिस्ट करना, ठीक है ना, डिसीजन लेने में। कोई यूनिट को नहीं ओपन करनी है तो वो डिसीजन लेना कि हमें ये यूनिट नहीं ओपन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बिजनेस को बढ़ाना, एक्सपेंड करना है, तो वो आप अकाउंटिंग के बेसिस पर ही फैसले लेते हो। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज, टैक्स लाइबिलिटीज को चुकाने में आपका कितना टैक्स वगैरह बनता है वो भी, उसकी भी कैलकुलेशन वगैरह, सारी कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, वो सारी की सारी अकाउंटिंग का एक हिस्सा होता है। एविडेंस इन कोर्ट, आप अकाउंट्स को, अकाउंट बुक को एज ए एविडेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो कोर्ट में, और ये डिसीजन मेकिंग में भी हमारा हेल्पफुल होता है। तो आज हमने बात की अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में, अलग अलग उसकी परिभाषाओं के बारे में, नेचर के बारे में और स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो ये था मेरा आज का लेक्चर नंबर 2। डेली मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स लाता रहूंगा। प्लीज अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब इसीलिए करना जरूरी है जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और मेरे लेक्चर्स आप देख पाए। और इसके साथ साथ मैं हमेशा से कहता हूं कि इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने से, नॉलेज जो है वो शेयर करने से हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इसी नोट के साथ आप प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।